नमस्कार। आज हम ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत बात करेंगे स्थानीय शासन के बारे में। लोकतंत्र की यह मान्यता है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। यदि इस शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है तो यह प्रत्यक्ष रूप से केवल कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक समझा जाता है कि इस शक्ति का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य से संबंधित हो सकें। इसी कारण इन स्थानीय शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की ऐसी आधारशिलाएं कहा जाता है जो जनता को लोकतंत्र का प्रथम पाठ पढ़ाती हैं। स्थानीय शासन का अर्थ उस शासन से होता है जिसका संबंध किसी स्थान विशेष से हो और जिसका प्रबंध उस स्थान विशेष के निवासियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो स्थानीय समस्याओं के संबंध में स्थान विशेष के निवासियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे स्थानीय शासन कहते हैं। व्यवहार में वे सभी कार्य जिनका संपादन ग्राम पंचायतों, चुंगियों, नगरपालिकाओं, बोर्डों तथा निगमों के द्वारा होता है, स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। डी मोंटेग्यू हैरिस स्थानीय शासन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि स्थानीय शासन का अर्थ उन स्थानीय संस्थाओं द्वारा शासन है जो जनता द्वारा चुनी गई हो तथा जिन्हें राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी कुछ मामलों में अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हों, जिनका प्रयोग वे किसी उच्चतर अधिकारी के नियंत्रण के बिना अपने विवेक से कर सकें। GDH कोल कहते हैं, स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता हो। वर्तमान समय की प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय शासन एक आवश्यकता है। स्थानीय शासन की आवश्यकता को कुछ आधारों पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहला आधार है जनता का शासन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य से संबंध न रखकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस प्रकार का संबंध रखती है। लेकिन इस प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के अंतर्गत देश के अधिक से अधिक व्यक्तियों का शासन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इस प्रकार की आवश्यकता को स्थानीय शासन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। दूसरा आधार है शासन शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। प्रजातंत्र की आधारभूत मान्यता यह है कि शासन शक्ति का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शासन का यह विकेंद्रीकरण स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है। तीसरी आवश्यकता है स्थानीय विषयों के कुशलतापूर्ण प्रबंध हेतु। केंद्रीय या प्रांतीय सरकार के कर्मचारी न तो स्थान विशेष की समस्याओं और वातावरण से परिचित होते हैं और न ही उस स्थान विशेष की उन्नति में रुचि रखते हैं। इसलिए इनके द्वारा स्थानीय विषयों का प्रबंध कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता। लेकिन यदि इन विषयों का प्रबंध उस स्थान विशेष के व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए तो यह प्रबंध आवश्यक रूप से कुशलतापूर्वक होगा, क्योंकि ये व्यक्ति स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे और उनकी इस स्थान के विकास में रुचि भी होगी। चौथा आधार है जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करने के लिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता सार्वजनिक क्षेत्र में उसी प्रकार रुचि ले जिस प्रकार की रुचि वह अपने पारिवारिक कार्यों में लेती है। इस प्रकार की रुचि स्थानीय शासन संस्थाओं के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। पांचवा आधार है नौकरशाही की बुराइयों को सीमित करने के लिए। यदि स्थानीय विषयों का प्रबंध भी केंद्रीय या प्रांतीय सरकार के द्वारा किया जाए तो नौकरशाही की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और सामान्य जनता को अनावश्यक देर और भ्रष्टाचार और कई तरह की बुराइयां सहन करनी होती हैं।
लेकिन स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत स्थानीय प्रबंध जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। इसलिए नौकरशाही की बुराइयों को सीमित करने के लिए भी स्थानीय शासन की आवश्यकता है। छठा आधार है राजनीतिक शिक्षण के लिए। प्रजातंत्रात्मक शासन की सफलता जनता की राजनीतिक जागरूकता पर निर्भर करती है और राजनीतिक शिक्षण के लिए स्थानीय शासन बहुत अनिवार्य है। स्थानीय शासन के अंतर्गत मतदाता अपने मत का प्रत्यक्ष परिणाम देखते हुए इस बात की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं कि व्यापक क्षेत्र में मताधिकार का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासनिक शिक्षण प्रदान करने के लिए भी स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। इसे स्पष्ट करते हुए लॉस्की कहते हैं, स्थानीय शासन की व्यवस्था शासन के किसी भी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। प्रजातंत्र में स्थानीय शासन की आवश्यकता और महत्व को बताते हुए डी टॉकविल का कहना है, नागरिकों की वे स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का निर्माण करती हैं। जो महत्व विज्ञान की शिक्षा के लिए प्राथमिक शालाओं का है, वही स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए नगर सभाओं का है। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्धति भले ही स्थापित कर ले, परंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना उनमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। स्थानीय शासन संस्थाओं के कार्य केंद्रीय या प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच कार्य विभाजन पर निर्भर करते हैं और यह कार्य विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि संपूर्ण राज्य या प्रांत के सामान्य रूप से संबंधित कार्य तो केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों के द्वारा किए जाते हैं और स्थानीय प्रकृति के विषयों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। स्थानीय शासन संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य है सांस्कृतिक विकास के कार्य। इसके अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के द्वारा प्रारंभिक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था, औद्योगिक शिक्षा का प्रबंध, अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय, अजायब घर की स्थापना और सांस्कृतिक विकास के अन्य सामान्य कार्य किए जाते हैं। दूसरा कार्य है सामाजिक व स्वास्थ्य रक्षा संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं के द्वारा दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला रोगों की रोकथाम और दूसरा रोगों की चिकित्सा। ये संस्थाएं रोगों की रोकथाम के लिए सड़कों और नालियों की सफाई, पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था, स्वास्थ्यकर घरों का निर्माण, सफाई का प्रबंध, सड़े गले फलों, मिठाइयों और दूषित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध, छूत के कीटाणुओं को नष्ट करना और महामारियों को रोकने के लिए चिकित्सा गृह, प्रसूति गृह, औषधालय, मातृ मंदिर और शिशु गृहों की स्थापना और उनके प्रबंधन का कार्य किया जाता है। तीसरा कार्य है सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य। इसके अंतर्गत सड़कों का निर्माण और प्रबंध, पानी, बिजली और रोशनी की व्यवस्था और यातायात के विभिन्न साधन जुटाने के लिए कार्य किए जाते हैं। चौथे कार्य हैं सार्वजनिक सुविधा के कार्य। इसमें स्थानीय शासन संस्थाओं को सड़क, पुल, ट्राम, बस और छोटी रेल का प्रबंध करना होता है। ये संस्थाएं जनता के लिए घाट, स्नानागृह, तैरने के लिए तालाब, धर्मशालाएं, पार्क, उद्यान, सिनेमा, सर्कस और नाटक जैसे मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करती हैं। पांचवा कार्य होता है सार्वजनिक सुरक्षा के कार्य। इसमें अग्निकांड से बचाव, आग बुझाने की व्यवस्था और मेले आदि में सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। छठा है सार्वजनिक सुधार के कार्य। इसमें स्थानीय संस्थाएं जनता में सुधार का कार्य करती हैं, जैसे इन संस्थाओं के द्वारा जनता की कुप्रवृत्तियों का दमन, अपराधों की रोकथाम से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाते हैं। सातवां कार्य होता है सार्वजनिक लाभ के कार्य। सार्वजनिक लाभ के अंतर्गत नागरिक व्यापार के कार्य आते हैं, जिनके द्वारा नागरिकों को दिन प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं सस्ती, शुद्ध और गुण में श्रेष्ठ रूप में प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्य से अनेक स्थानीय संस्थाएं रोटी, सब्जी, दूध का व्यापार करती हैं। इसी प्रकार बिजली, गैस, शीतल और गर्म जल का भी व्यापार
किया जाता है। ये संस्थाएं कृषि, उद्योग, कला से संबंधित प्रदर्शनियां लगवाती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इनके द्वारा उचित परामर्श से बढ़िया बीज और खाद, श्रेष्ठ और स्वस्थ बेल और दूसरे वैज्ञानिक साधनों के आधार पर कृषि की उन्नति का कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं हम स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन के बारे में। जो कार्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं उनमें बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और इस धन को प्राप्त करने के लिए अनेक स्थानीय कर लगाए जाते हैं। इन करों में मकान, बिजली, पानी, सड़क, सवारी और बाहर से आने वाले माल, पलचुंगी आदि मुख्य होते हैं। सिनेमा, नाटक घरों और मेलों के मनोरंजन के साधनों पर भी कर लगाया जाता है, किंतु इन करों से संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और खर्च का एक बड़ा भाग केंद्रीय या प्रांतीय सरकार के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से पूर्ण होता है। अब बात करते हैं स्थानीय शासन के गुण या लाभ के बारे में। स्थानीय शासन का पहला लाभ होता है कि स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंध हो पाता है, क्योंकि यहाँ सरकारों से संबंधित कर्मचारी न तो स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि से परिचित होते हैं और न उनकी उस स्थान की उन्नति में विशेष रुचि होती है। इसलिए स्थानीय व्यक्तियों में ये दोनों बातें ही होती हैं और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से उनके द्वारा स्थानीय विषयों का बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा लाभ है कि केंद्रीय शासन का भार इससे कम होता है। वर्तमान समय में सभी राज्यों के द्वारा जन कल्याणकारी राज्यों के विचार को अपना लिए जाने के कारण केंद्रीय सरकार के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि स्थानीय विषयों का प्रबंध भी केंद्रीय सरकार के द्वारा ही किया जाए तो कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाने से केंद्रीय सरकार अपने प्रमुख कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी। स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय सरकार के कार्य को कम कर उसे अपने प्रमुख कार्य करने के लिए अधिक योग्य बना देती हैं। तीसरा लाभ यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सामान्य नागरिक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में उसी प्रकार की रुचि लें जिस प्रकार की रुचि वे अपने पारिवारिक कार्यों में लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति इस प्रकार की रुचि स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। चौथा लाभ होता है सामूहिक हित तथा सहयोग की भावना जागृत करना। स्थानीय शासन संस्थाएं नागरिकों में सामान्य हित और सहयोग की भावना जागृत करती हैं। इसके कारण व्यक्ति अपने आप को समस्त समाज की एक इकाई मानकर आचरण करता है। पांचवा लाभ है राजनीतिक शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन। स्थानीय संस्थाएं राजनीतिक शिक्षण का भी श्रेष्ठ साधन है। स्थानीय शासन के कार्यों में भाग लेकर जनता स्वयं शासन की रीति नीति को देख और समझ सकती है। इस प्रकार के ज्ञान से नागरिक सार्वजनिक विषयों से परिचित हो जाता है और देश की राजनीति में अच्छी प्रकार से भाग ले सकता है। छठा लाभ है मितव्ययिता। स्थानीय समस्याओं से परिचित नागरिक अपनी समस्या को अच्छी तरह से ही नहीं बल्कि बहुत कम खर्च में भी सुलझा लेते हैं। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का वेतन नहीं देना होता, इसलिए शासन में होने वाला व्यय बच जाता है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा सभी कार्य शीघ्रतापूर्वक होने के कारण बचत होती है। सातवां लाभ होता है स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। स्थानीय शासन में जनता के द्वारा शासन में व्यवहार रूप में भाग लिया जाता है, जिससे नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना पैदा होती है। स्थानीय शासन उस श्रृंखला की पहली कड़ी है जो हमें राष्ट्र और मानवता के प्रति प्रेम की ओर अग्रसर करती है। स्थानीय शासन की एक और विशेषता यह है कि यह नौकरशाही की शक्तियों को सीमित करती है। स्थानीय शासन के कारण राज कर्मचारियों की शक्ति अधिक नहीं बढ़ती और नौकरशाही की बहुत सी बुराइयां कम हो जाती हैं। एक और लाभ इससे होता है शासन से जन सहयोग। लोकतंत्र में शासकीय कार्यों में जनता का सहयोग अनिवार्य होता है। स्थानीय शासन के द्वारा जनता शासन के कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगती है। जब जनता निचले स्तर
पर सहयोग करना प्रारंभ कर देती है तो केंद्र और प्रशासन में उच्च स्तरीय सहयोग सरल हो जाता है। एक और लाभ जो स्थानीय शासन के द्वारा होता है वह है नागरिक गुणों का विकास। स्थानीय शासन के द्वारा नागरिकों में नागरिकता, स्वतंत्रता और शासन की भावना उत्पन्न होती है। इससे जनता में संयम और सहयोग के गुण विकसित होते हैं। ब्राइस ने लिखा है कि यह नागरिकों में सामान्य समस्याओं में सामान्य रुचि पैदा करता है। योग्यता एवं ईमानदारी से उन मामलों की देखरेख करने की व्यक्तिगत तथा सामूहिक कर्तव्य की भावना उत्पन्न करता है। स्थानीय शासन के इन्हीं गुणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय शासन ही वह आधार है जिस पर लोकतंत्रीय शासन सफल हो सकता है। किसी भी वस्तु या क्रिया के दो पक्ष होते हैं। जहाँ इसके कुछ गुण हैं उसी के साथ कुछ दोष भी स्थानीय शासन व्यवस्था के पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम स्थानीय शासन के दोष के या कमियों के बारे में। पहली कमी जो स्थानीय शासन में पाई जाती है वह है संकुचित और स्वार्थमय प्रवृत्ति का जन्म। अनेक बार स्थानीय शासन संकुचित और स्वार्थमय प्रवृत्ति को जन्म देता है। इससे संकुचित स्थानीयता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और अनेक बार व्यक्ति अपने स्थान विशेष के हित को देश के हित के ऊपर प्राथमिकता दे देते हैं। दूसरी कमी है अक्षमता और अपव्ययता। यह भी कहा जाता है कि स्थानीय शासन की व्यवस्था में शासन संबंधी उत्तरदायित्व का विभाजन, पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि और परिणाम स्वरूप व्यय में वृद्धि होती है। इस प्रकार शासन व्यवस्था में अपव्ययता आ जाती है। तीसरी कमी जो स्थानीय स्वशासन की पाई जाती है वह है स्थानीय पदाधिकारियों में बहुत अधिक पक्षपात और अनुकूलता। इन स्थानीय पदाधिकारियों में प्रांतीय सरकार या केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की अपेक्षा अधिक पक्षपात की भावना पाई जाती है, क्योंकि वे उनके प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं जो उनके निर्वाचन में सहायक हुए थे। चुनाव व्यवस्था के कारण दलबंदी, स्वार्थ साधना, पक्षपात और बहुमत का शासन जैसे चुनाव के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन के जो दोष बताए गए हैं वो स्थानीय शासन के दोष नहीं हैं। ये स्थानीय शासन के प्रसंग में अपवाद स्वरूप स्थितियां हैं। स्थानीय शासन की व्यवस्था निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। यह व्यवस्था लोकतंत्र का प्राण है। स्थानीय शासन की सफलता के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। यदि इनकी पालना की जाए तो स्थानीय शासन सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है। उसके लिए पहली शर्त यह है कि जो स्थानीय शासन में लोग हैं उनका उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए। जनता में सदाचार, ईमानदारी और सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। जनता को चाहिए कि वह सेवा और समझौते का मूल्य समझे और सार्वजनिक प्रश्नों पर एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। इसी के साथ स्वस्थ जनमत का निर्माण करना भी जनता के लिए एक आवश्यक शर्त है, जिससे संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के प्रति उदासीन नहीं हो। मत का उचित प्रयोग भी किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण और स्थानीय स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ पर्याप्त वित्तीय साधन भी होने चाहिए ताकि इन संस्थाओं के द्वारा नगर विकास के जो कार्य हैं वह आसानी और सुविधापूर्ण तरीके से किए जा सके और विशाल दृष्टिकोण इन संस्थाओं के पास होना चाहिए, जो कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं चलकर व्यापक हितों की साधना के लिए हो और छोटे स्वार्थों का बलिदान करने की क्षमता लोगों में होनी चाहिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।